ये देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये रहे, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आया क्या हो सकता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको क्या समझना है, जिसका काइनेटिक एनर्जी जिसका ज्यादा होगा टोटल में वो आपको पकड़ना है, या फिर रोटेशन में जिसका कम होगा वो पकड़ना है। अभी रोटेशन अगर कम पकड़ेंगे तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट जो लिए हैं उस 4 ऑब्जेक्ट को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने रिंग लिया है। रिंग का k²/r² का वैल्यू कितना होता है पता है? ये वाला k²/r², जो एक्चुअली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये k²/r² का वैल्यू 1 होता है रिंग के लिए। ठीक है, फिर डिस्क की बात करें तो डिस्क के लिए ये होता है हाफ। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर में 2 टाइप है, एक है सॉलिड स्फीयर और एक है हॉलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एंड हॉलो स्फीयर का होता है 2/3। ओके, अच्छा, अब इन सब में से अगर आप काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो जो भी आंसर है वो आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100%, किसको? k²/r² को मल्टीप्लाई बाय 100% करो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। क्योंकि ये सब रेशियो में है ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, उसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो दिस रिंग कम्स आउट टू बी 100, ring comes out to be 100, disk comes out to be 1/2 into 100 मतलब 50%, solid sphere comes out to be 2/5 into 100, कितना होगा ये solid sphere? 40%. yes 40%, and hollow sphere 2/3 into 100 कितना होता है? 200/3। यस, अभी इसमें ना ये हो गया, सिलेंडर रह गया। तो जो अगर हॉलो सिलेंडर है तो वो रिंग जैसा होता है, और जो सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर का सी आता है सॉरी, जो हॉलो सिलेंडर है वो रिंग जैसा होता है, और जो सॉलिड सिलेंडर है वो डिस्क जैसा होता है। मतलब ऑलमोस्ट यही 4 बॉडी हो गए, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। परसेंटेज वाइज कौन सबसे कम है? ये। इसका मतलब स्फीयर हमारा ऊपर से नीचे जल्दी रोल होके आएगा क्योंकि वो रोटेट कम होता है। अगर वो रोटेट कम होता है तो वो जल्दी से नीचे मूव होगा। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट आप ये सारे डेटास को इसमें डालो और आप टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करो, सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करो, सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करो। आपको पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी किसका कितना है। सी, सबका ये 1 है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है उसका 40%। सबका काइनेटिक एनर्जी आप निकालो, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने अभी किया नहीं है, या फिर किया है तो वो पेज मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि 2 हफ्ते पहले का है ना, इसलिए मैं आपको उस पेज में पूरा कैलकुलेशन किया था मैंने, वो कहाँ रखा है मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि जिसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है वो जल्दी ऑब्जेक्ट नीचे आता है। जैसे सॉलिड स्फीयर पहले आएगा, सेकेंड कौन सा आएगा? डिस्क आएगा, तो डिस्क का सेकेंड नीचे आ जाएगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर आ जाएगा, हॉलो स्फीयर, और सबसे लास्ट में रिंग नीचे आएगी। जिसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम वो जल्दी से नीचे आता है। ठीक है, इस तरीके का आंसर है। अब आपको लगेगा कि ये सारे आंसर इमेजिनरी बेस्ड है या कैसे है, तो नहीं, ये एक्चुअली कैलकुलेटेड बेस्ड है। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया नहीं, वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, तो उसमें अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि वो कैसे वो लोग कैलकुलेशन सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे कौन सी बॉडी नीचे आ जाएगी। ठीक है,
मुझे चाहिए था कि इसका एंट्रेंस भी साथ में हो जाए तो अच्छा है, बट मैंने ऐसे कुछ सर से पूछा नहीं, और अगर मैं करता भी हूँ तो आप सब इतने बोर हो जाओगे कि छोड़ दोगे उसके बाद। चलो अभी ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बहुत बहुत नेट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, अवॉइड करो मैसेज जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको, बुक पे ध्यान देना। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर हमने सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है वो देखा था लास्ट टाइम। फ्लूइड मतलब जिसका जो फ्लो हो सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं, जिसमें दो चीज आ जाती है, या तो वो गैसियस सिस्टम होगा या तो वो फिर लिक्विड सिस्टम होगा। बट ज्यादा करके फ्लूइड हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम लिक्विड पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम लोग पहले लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। अब आगे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में दिखा है कि जो आइडियल फ्लूइड के पास होनी चाहिए। मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ क्या है वो प्रॉपर्टी। हमारा फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब वो कहीं से भी कॉम्प्रेस ना हो, ज्यादा करके लिक्विड की बात है। इट फ्लो इज इरोटेशनल, इसका फ्लो इरोटेशन होना चाहिए, मतलब वो रोटेट नहीं करना चाहिए जब वो कभी मोशन करे, तो कोई भी लिक्विड मोशन के टाइम रोटेट नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इट इज नॉन विस्कस, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, कम से कम या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कम से कम या बिल्कुल नहीं का मतलब है कि जब दो लेयर लिक्विड के एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे तो फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो डाउन नहीं होने चाहिए। एंड फोर्थ, इट्स फ्लो इज स्टेडी, स्टेडी मतलब जहां पर भी आप वेलोसिटी चेक करो किसी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, तो वहां पे आपको वेलोसिटी इक्वल मिलनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे लिक्विड में होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी हर लिक्विड में होता है। ये तो हमारा आइडियल कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि हमारा लिक्विड इस तरीके से बिहेव करे। अब आगे यहाँ पर हमने ऐसे बताया था कि एक पानी भरे हुए बकेट के अंदर हमने एक पेपर डाला है जो वर्टिकली जा रहा है, तो लिक्विड लेफ्ट और राइट पे जो है वो उस पेपर को फोर्स लगा रहा है, मतलब उस पेपर के ऊपर ऑल साइड से फोर्स है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर से एक्चुअली फ्लूइड की रियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो ऑपोजिशन नहीं करता डिफॉर्मेशन को, मतलब अगर कहीं पे डिफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड का तो वो उसे अपोज नहीं कर पाता, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। दूसरा, दे हैव अ एबिलिटी टू फ्लो, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो लिक्विड फ्लो हो सके। डेफिनेटली लिक्विड के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज लिक्विड को हम किसी सरफेस पे डालें और वो वहीं पे स्टिक हो जाए तो वो लिक्विड नहीं कहा जाएगा। तीसरा, दे हैव अ एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ द कंटेनर, उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो जिस भी कंटेनर में डालो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, यहां तक हमने किया था। उसके बाद हम पहुंचे थे फ्लूइड एट रेस्ट। अब हम लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं एट रेस्ट कंडीशन में, तो हम कहाँ क्या स्टडी करने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लिक्विड रेस्ट कंडीशन में कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रेशर का डेरिवेशन आ जाएगा। अब प्रेशर का डेरिवेशन हमने स्टार्ट नहीं किया था, ये जस्ट प्रेशर के बारे में आइडियाज है। आप सबने प्रेशर के बारे में तो सुना होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पर रेस्ट लिक्विड प्रेशर किस पे एक्सर्ट करता है, तो जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखा गया है, लिक्विड उस कंटेनर के बेस को, लिक्विड उस कंटेनर के बेस को प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि बेसमेंट के ऊपर जितना भी लिक्विड है वो टोटल लिक्विड का वॉल्यूम उस बेसमेंट को फोर्स लगाता है। A fluid at rest exert a force on the surface of contact. अब surface of contact तो दोनों हो सकते हैं, बेसमेंट भी और साइड के वॉल भी, बट द सरफेस में बी वॉल और बॉटम ऑफ द ओपन कंटेनर ऑफ द फ्लूइड, जैसे मैंने बताया। तो ये दोनों कंटेनर आपके हो सकते हैं, बेसमेंट भी और आपका वॉल भी हो सकता है। द नॉर्मल फोर्स exerted by the fluid at rest per unit surface area of the contact is called as the pressure of the fluid. तो normal force exerted by a fluid at rest per unit surface area of contact is called as the pressure of the fluid. फ्लूइड प्रेशर किस पे एक्सर्ट करता है, मान लो कि आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपने इसको लिक्विड फिल किया है, यहां तक का पूरा आपने लिक्विड फिल कर दिया। ओके, तो ये जो लिक्विड है वो इस कंटेनर के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, वो इस बॉटम पे भी लगा रहा है, वो यहां पर भी लगा रहा है। तो हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल फोर्स exerted by the fluid at rest,
ये अंदर का फ्लूइड रेस्ट है और ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सरफेस से परपेंडिकुलर चीज नॉर्मल होती है। तो अभी आपका वॉल जो है वो वर्टिकल है, तो उससे नॉर्मल ये हुआ। वॉल आपका हॉरिजॉन्टल है, उससे नॉर्मल ये हुआ। और यहाँ का वॉल नहीं, सॉरी बॉटम था वो, ये वॉल से वर्टिकल वर्टिकल है, तो नॉर्मल फोर्स ये हुआ। तो बॉटम ऑफ द ओपन कंटेनर में आपने आपने ओपन कंटेनर में लिक्विड फिल किया है, तो उससे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड उस सरफेस के ऊपर। लिक्विड उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। तो सिंपली प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए है। ये फोर्स नॉर्मल फोर्स है, ये एरिया या तो ये वॉल हो सकता है दोनों साइड के, या तो ये बॉटम सरफेस हो सकता है, ठीक है। बट ये प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? लिक्विड। किसके ऊपर? कंटेनर के ऊपर। न्यूटन्स के अकॉर्डिंगली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स डेवलप होता है। कंटेनर भी लिक्विड को फोर्स देगा ऊपर की तरफ, जो अभी तक हम स्टडी नहीं कर रहे। फिलहाल के इसके लिए हम सिर्फ लिक्विड का लगने वाला फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या प्रेशर स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो एट रेस्ट कंडीशन में लिक्विड कंटेनर को प्रेशराइज कर रही है। फिलहाल के लिए इतना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेशर के यूनिट्स, प्रेशर का जो नॉर्मल ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और उसको 1 पास्कल भी बोलते हैं। और साथ में दूसरा यूनिट हमने बार और तीसरा टॉर देखा था। मे भी कहीं एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, अभी नहीं तो एग्जाम में, नहीं तो फिर एंट्रेंस में, कि प्रेशर का कौन सा यूनिट है और उस यूनिट में क्या रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस, हाँ, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब ये कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ छूटा तो नहीं ना हमारा? 1 मिनट, नहीं नहीं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर उन्होंने एक वेसल बनाया है, वेसल के अंदर लिक्विड डाला हुआ है, और अंदर एक कंटेनर है छोटा सा, मतलब एक ड्रम जैसा शेप है कोई तो। और वो जो ड्रम जैसा शेप है वो अंदर से फिल्ड है, अंदर से फिल्ड है। ये वाला अंदर से फिल्ड है, किस चीज से पता नहीं। बाहर से तो लिक्विड से फिल्ड है, अंदर मे भी लिक्विड हो सकता है, मे भी कुछ और हो सकता है। कंटेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम क्या ढूंढ रहे हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम मतलब कौन? तो ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड, ये क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके ऊपर, ये हम स्टडी करने वाले, ठीक है। अ वेसल इज फिल्ड विद अ लिक्विड। Let us calculate the pressure exerted by an imaginary cylinder. वेसल इसको बोला है, सिलेंडर इसको बोला है, ठीक है। दो अलग अलग बॉडी है। तो a vessel is filled with the liquid. Let us calculate the pressure exerted by the imaginary cylinder of cross sectional area A inside the container. 9 o'clock, 9 o'clock. A vessel is filled with the liquid. Let us calculate the pressure exerted by imaginary cylinder of cross sectional area A inside the container. Let the density of fluid be rho. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब लिक्विड, ये दोनों लिक्विड है, ठीक है। नॉर्मल लिक्विड आप वाटर ले सकते हो, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। तो ये लिक्विड और अंदर का लिक्विड दोनों सेम है, दोनों लिक्विड की डेंसिटी रो ली है उन्होंने, रो, ठीक है। यहाँ दोनों के लिक्विड की डेंसिटी रो है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड ना बच्चे लोग।
Okay. So let the density of fluid be rho and the height of the imaginary cylinder be h, as shown in the figure. आपको वो सिलेंडर की हाइट भी दिख जाएगी. The liquid column exert a force F equal to mg, which is its weight on the bottom of the cylinder. अब ये जो सिलेंडर के अंदर का लिक्विड है, सिलेंडर के अंदर का जो लिक्विड है, इतना सा लिक्विड इस बॉटम एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहा है. फोर्स इक्वल टू mg, मतलब लिक्विड इसके अंदर जो फिल्ड है उसका वेट इसके बॉटम को फेस करना पड़ रहा है. तो ये बॉटम के ऊपर फेस कितना आ रहा है, F इज फोर्स कितना आ रहा है, F इज इक्वल टू mg, which is its weight on the bottom of the cylinder. This force act in the downward direction. Of course ये downward direction में force होगा, downward direction में force होगा, इसका मतलब ये सिलेंडर नीचे आ रहा है. और आप सबको पता है अगर कोई सॉलिड सिलेंडर हो या कोई सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ हो, लिक्विड का शेप सॉरी सिलेंडर का जो मटेरियल है वो मेटल का हो, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उसको आप नॉर्मल किसी वाटर के अंदर आप डाल देते हो, तो वो सिलेंडर जमीन पे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा. तो अंदर का जो सिलेंडर के अंदर का लिक्विड है वो उस सिलेंडर को नीचे लेकर जा रहा है, F इक्वल टू mg. This force act in the downward direction, therefore the pressure P exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder is P is equal to Fa. अब अंदर का लिक्विड इस सरफेस के ऊपर, सिलेंडर के बॉटम सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. अंदर का लिक्विड सिलेंडर के बॉटम सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. प्रेशर इक्वल टू F अपॉन ए, प्रेशर इक्वल टू mg अपॉन ए. नाउ m इज मास which is equal to volume of cylinder into density of liquid. Volume of cylinder is area into height. Volume of cylinder is area into height. ये एक हो गया. And second, ये जो density of liquid है उसको हमने रो ले लिया है. तो आप समझ सकते हो यहाँ पर एरिया इंटू हाइट और साथ में रो आ गया, मतलब AH रो आया. यहां तक समझा है आप लोगों को? हम अभी तक सिलेंडर के ऊपर लगने वाला एक फोर्स रिपीट करो ना. अच्छा ठीक है. नेट इशू था. हाँ, एक बड़ा सा वेसल लिया हमने, उस बड़े से वेसल के अंदर, इस बड़े से वेसल के अंदर लिक्विड फिल किया है. ये पूरा लिक्विड है. उसके बाद हमने एक सिलेंडर लिया, वो सिलेंडर के अंदर भी एक लिक्विड फिल किया है. मे भी हो सकता है वो सेम लिक्विड हो जो उस वेसल के अंदर है. और उसके बाद ये सिलेंडर को हमने इस वेसल के अंदर डाल दिया. वेसल के अंदर डालते ही ये सिलेंडर लिक्विड में नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है. तो हमने जो नीचे जा रहे हुए सिलेंडर है उसका एक फोटोग्राफ ले लिया, और ये वो फोटोग्राफ है जो आपको अभी डायग्राम में दिख रहा है. सिलेंडर की हाइट है h, सिलेंडर का जो बॉटम एरिया या टॉप एरिया बोलो वो है a, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. अगर आप मास पकड़ोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा. डेंसिटी मतलब किसकी डेंसिटी? इस सिलेंडर के अंदर रखे हुए लिक्विड की डेंसिटी. हो सकता है वो लिक्विड वाटर हो सकता है वो सिलेंडर भी वाटर के अंदर ही डाला जाए, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें मास नहीं पता है, तो हम मास की जगह पे क्या लेने वाले हैं? मास की जगह पे लेने वाले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज AH, डेंसिटी इज रो, तो AH रो, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया मास. ठीक है, अब आगे. अब अंदर का लिक्विड जो है वो इस बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो फोर्स है mg. फोर्स किस पे लग रहा है? बॉटम सरफेस एरिया पे, मतलब फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mg अपॉन a. इसमें m मिसिंग था तो मैंने m निकाला यहां से. चलो अभी ये m मेरे यहाँ पर डाल देते हैं वापस, तो मेरा प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो. प्रेशर इक्वल टू m की जगह पे a आया, h आया और रो आया, पीछे आया g और डिवाइड में आया a. यहां तक समझा? यस सर. ये सब किसका हो रहा है? वेसल का हो रहा है, सिलेंडर का हो रहा है, या सिलेंडर के अंदर रखे हुए लिक्विड का प्रेशर है? सिलेंडर के अंदर वाला लिक्विड. यस, सिलेंडर के अंदर वाला लिक्विड सिलेंडर को प्रेशराइज कर रहा है, और वो प्रेशर हम अभी निकाल रहे हैं. दोनों का एरिया हटा लेते हैं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर इज H रो G. H रो G.
ठीक है, तो ये जो P आया वो आया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड of density rho at rest at a depth h below the free surface is h rho g। अब मान लो वो इमेजिनरी सिलेंडर हट गया, मान लो वो इमेजिनरी सिलेंडर हट गया, तो क्या होगा पता है, अगर आपने कोई यहाँ पर जस्ट मेरी बात समझना मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सिलेंडर हमने सिर्फ एक शो के लिए दिखाया था कि सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट अगर h है तो वो बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है वो h रो g है। अगर ये सिलेंडर ना होता और यहाँ पर कोई सरफेस होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना इतना सारा लिक्विड है, इतना सारा लिक्विड है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना छोटा सा है, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड इतने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कौन लगाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला जितना लिक्विड का कॉलम है वो, तो इधर एक इमेजिनरी सिलेंडर बन जाता है ऑटोमेटिक, और ये जो बेसमेंट है ना ऑब्जेक्ट, वो सिलेंडर का बेसमेंट बनता है। तो इतना जो लिक्विड है जिसकी हाइट है h, जिसकी डेंसिटी है रो और जिसकी ग्रेविटी है g, ये इस बेसमेंट के ऊपर फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है। तो अब ये जो प्रेशर P है वो किसका है, लिक्विड का प्रेशर, किसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर। किधर है वो ऑब्जेक्ट, एट अ डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट अ हाइट h। डेप्थ भी बोलो या हाइट भी बोलो एक ही है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जो नीचे डेप्थ है, डी नहीं लेना चाहिए क्योंकि डी ऑलरेडी मैं कुछ और काम के लिए लेने वाला हूँ, तो मैं एच ले लेता हूँ। तो फ्री सरफेस से नीचे जितना हाइट पे मेरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा, एच रो जी। प्रेशर कौन लगा रहा है, लिक्विड। यहां तक समझा? Yes. ओके। अब ये पूरा जो वेसल है उसको आप समझो एक सी है या ओशन है, और यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट आपका सबमरीन है जो आप जानते हो, ये सबमरीन है, इसका शेप मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो ये सबमरीन के ऊपर भी प्रेशर लगता होगा, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। कितने लिक्विड की वजह से, उसके सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड है जो हाँ, उसके इस सरफेस को सरफेस के ऊपर कवर। ऐसा एक लाइन बनेगा, और इधर जितना लिक्विड है उतना लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी वाटर सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कितने डेप्थ पे है उसको मैं एच लेता हूँ, उतना प्रेशर होगा। मुझे बताओ अगर ये डेप्थ मान लो 1000 मीटर है, तो सबसे कम प्रेशर कौन से डेप्थ पे लगेगा, 0 meter. 0 मीटर, वेरी गुड। सबसे ज्यादा 1000 मीटर पे, मतलब अगर सबमरीन एकदम नीचे बेसमेंट में सेटल डाउन हो गई ऐसे, तो उसके ऊपर वाला लिक्विड सबसे ज्यादा होगा, और वो पूरा कॉलम का लिक्विड उस सबमरीन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो दो चीज होगी, या तो वो इतने ट्रमेंडस प्रेशर से सबमरीन स्क्वीज हो जाएगी, दब जाएगी, क्या बोल सकते हैं, टूट सकती है, उसके बॉडी का जो पार्ट है वो, या तो फिर उसको ऊपर उठने में दिक्कत होगी। अगर सबमरीन एकदम बॉटम पे सेटल हो गई है तो कुछ भी करके उसको ऊपर आने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ट्रमेंडस प्रेशर है। ये दो चीज एक साथ भी हो सकती है, एक एक करके भी हो सकती है। ये तो हमने एक एग्जांपल देखा, चलो और आगे क्या स्टडी करने मिलता है वो भी देख लेते हैं। Thus, the pressure P due to the liquid of density rho at rest and at a depth h, depth बोल रहे तो h लिख रहे हैं, below the free surface is h rho g. Note that the pressure does not depend on the area of imaginary cylinder used to derive the expression. ये क्या बोल रहे हैं कि एक चीज नोट करो कि जब आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला सिर्फ h रो g है। h मतलब उस सरफेस से कितनी हाइट है, रो मतलब वो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, और जी मतलब ग्रेविटी जो उस सरफेस पे होनी चाहिए, उस पे ही डिपेंड है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है छोटी है उससे समझ में नहीं आता, या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी ऑब्जेक्ट अगर सबमरीन है या सिलेंडर है, दोनों पे
प्रेशर सेम एक्सर्ट होगा, ठीक है। सो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर। तो अगर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ रिमेंबर दिस, P is equal to H rho G is a pressure exerted by the fluid at rest is independent of the shape and the size of the container. कंटेनर कितने शेप, कैसे शेप का है, क्या साइज का, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर इज इक्वल टू H rho G is a true for liquid as well as for gases. दोनों के लिए ये सेम प्रेशर रहता है। ओके चलो आगे जाते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये प्रेशर लिक्विड के अंदर, लिक्विड का प्रेशर ऑब्जेक्ट के ऊपर था। अब दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड नेमली एयर, इट एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं, हमारे ऊपर जो एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर दे रही है, और उस प्रेशर की वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करते हैं सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो एक छोटा सा डेरिवेशन है। देखो आगे क्या दिया है। Thus at any point the atmospheric pressure is the weight of the column of air of unit cross section starting from that point and extending to the top of the atmosphere. मतलब अगर आप अर्थ सरफेस पे हो, ये देखो ये अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर अगर यहाँ पर सार्थक खड़ा है, तो इस सार्थक के सिर के ऊपर जितना भी एयर कॉलम है, उतने एयर कॉलम का प्रेशर सार्थक के सिर के ऊपर लग रहा है। और यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टेरेस पे अगर आदित्य खड़ा है, तो आदित्य के सिर के ऊपर जितना एटमॉस्फेयर है उतना ही प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आदि फील करेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, सार्थक और आदित्य पे सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या डिफरेंट? डिफरेंट। किस पे ज्यादा हो रहा है? सार्थक पे। गुड वन। तो जो बेसमेंट से एकदम नजदीक है उसके ऊपर ये हाइट ज्यादा है, तो उसके ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर है उसके लिए सिमिलर है, चाहे अर्थ पे रखी हुई कोई साइकिल हो, कोई चेयर हो, टेबल हो, ह्यूमन हो, या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो या मशीन हो, सबके ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल काउंट होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर काफी ऊपर है। तो अर्थ सरफेस से 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपने बताया सार्थक पे ज्यादा प्रेशर है आदित्य से, मैं ये कहूंगा ऑलमोस्ट सेम प्रेशर है। क्यों ऐसे? क्योंकि जो बिल्डिंग है वो अगर 10-20 माले की है, तो वो बेसमेंट से कितने मीटर पे होगी, नियर बाय कितने मीटर पे होगी? एक फ्लोर कितने मीटर का होता है? 4। नहीं, 4 मीटर का नहीं होता है, 3.5 मीटर के तो हम ही होते हैं, 2 से 3, 3 मीटर के तो हम ही होते हैं, नियर बाय 2 या 3 मीटर। नहीं, मैं ज्यादा बोल दिया। नहीं, फ्लोर का हाइट है ना 10 से 12 मीटर होता है। हमारा हाइट पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग हाइट इंच में लेते हैं, वो मुझे पता है, मीटर में नहीं पता। हाँ, तो फ्लोर का जो हाइट है वो 10 से 12 मीटर होता है। हम लोग 10 पकड़ लेते हैं, 10 माले की बिल्डिंग, हर माले का फ्लोर का हाइट 10 है, मतलब 100 मीटर हुआ। तो बेसमेंट से 100 मीटर वो एटमॉस्फेयर के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो देखा जाए तो अगर कोई बिल्डिंग के ऊपर आदित्य खड़ा है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सार्थक खड़ा है, तो दोनों पे एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल है, ऐसे मैं बोलूंगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफी बड़ा है, नियर अबाउट 300 to 400 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया? मैं कंपैरिजन करके भी दिखा रहा हूँ जिससे कहीं कंफ्यूजन ना रहे। ओके, आगे जाते हैं। तो अगर पूछा कि इन दोनों में किसको ज्यादा मिला है, तो क्या बोलने का मतलब, सार्थक को ही बोलना। एमसीक्यूज में ऑप्शन देखने का, अगर आपको एटमॉस्फेयर का कुछ हाइट दे दिया है ऑलरेडी, मतलब किधर एटमॉस्फेयर, उसके कंपैरेटिवली अगर ये बिल्डिंग की हाइट एवरेज है, मतलब कंपेरेबल है, तो फिर आदित्य। और अगर एटमॉस्फेयर ओपन दे दिया, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर दे दिया, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम लेने का।
Okay, sir. Okay. From the point extending to the top of the atmosphere, clearly the atmospheric pressure is highest at the surface of earth, that is at the sea level. ये सी लेवल एक्चुअली अर्थ का लेवल होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम सीमेंट और ये सब डालकर बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर लेवल आ जाता है. बट सी लेवल इज एग्जैक्टली द लेवल जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है, एंड डिक्रीजेस एज वी गो अबोव द सरफेस एज अ हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबोव डिक्रीजेस. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला एयर का जो कॉलम का हाइट है वो कम होते जाएगा. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये याद रखना, सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है. अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, अगर आदित्य माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है टॉप पे और सार्थक उसके बॉटम पे खड़ा है, तो प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट? क्या लगता है? सार्थक बॉटम पे है, आदि टॉप पे है माउंट एवरेस्ट पे, तो दोनों के सिर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सेम होगा या डिफरेंट? सर डिफरेंट. क्यों ऐसे? बिकॉज कंसिडरेबल डिफरेंस है ना दोनों के हाइट में. बहुत बड़ा है, माउंट एवरेस्ट का हाइट बहुत बड़ी है. तो अगर आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए जिसमें आप समझ पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट काफी बड़ी है, तो डेफिनेटली प्रेशर डिफरेंस काफी अलग होगा. ठीक है, तो ऐसे कभी कभी बॉडी का नाम देख के भी वो लोग हमें कंफ्यूज करते हैं. अभी माउंट एवरेस्ट का एग्जैक्ट हाइट हमें नहीं पता है, बट हमें पता है कि वो करीबन 8 से 10,000 फीट ऊपर है. तो ये तो काफी बड़ा हाइट हो गया, कंपेरेबल हो गया जो ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से. ठीक है. Now, the density of air in the atmosphere decreases with increase in height and become negligible beyond a height of about 8 किलोमीटर. ये चीज याद रखना, जो एयर डेंसिटी है ना, वो हमारे अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर तक ही है एयर. अगर आप 8 किलोमीटर वर्टिकल हाइट से ऊपर निकल गए ना, तो एयर डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाती है. मतलब एयर डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज इन हाइट and become negligible above 8 kilometer, so that the height of air column producing atmosphere pressure at sea level can be taken to be 8 kilometer. इसका मतलब, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ एटमॉस्फेयर 300-400 किलोमीटर ऊपर है. अब उन्होंने उस चीज में एक क्लॉज लगा दिया, मतलब एक कंडीशन लगा दी कि हमारे अर्थ में एयर जो प्रेजेंट है वो खाली 8 किलोमीटर ऊपर है, सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर. तो अगर हम लोग इसमें कोई कंपेरेबल हाइट ले लेते, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाइट ले लेते, डेफिनेटली प्रेशर डिफरेंस होगा. बट अगर 8 किलोमीटर के सामने आप 100 मीटर की बात करोगे, तो वो उतना कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा हो जाएगा. 100 मीटर कंपेयर टू 8 किलोमीटर बहुत छोटा है. ठीक है, तो आप वहां पर ऑलमोस्ट सेम ले सकते हो. द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम. वैक्यूम किसे कहते हैं? एक ऐसा रीजन जहां पर गैस का प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या? जैसे हमने ऊपर देखा कि एयर की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, जहां पर एयर नहीं होगी वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट. बट अगर वहां पर गैस जो प्रेजेंट है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम रहा, तो वो वैक्यूम है. और वैक्यूम एक्चुअली क्या होता है? परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब है जहां पर कोई मैटर ही प्रेजेंट नहीं है. अगर कोई एटम्स ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो वहां पर कोई गैस भी नहीं बनेगा. और गैस नहीं बना तो सिर के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ ले लो, कोई प्रेशर ही नहीं होगा. इसका मतलब अगर हम स्पेस में कहीं चले जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं रहती. So usually vacuum refer to condition when the gas pressure is considerably smaller than the atmospheric pressure. ठीक है, ये उन्होंने बताया है, बट एक्चुअली हमें पता है कि वैक्यूम एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई गैस ही नहीं है, जहां पर कोई एयर प्रेशर ही नहीं है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने का सवाल ही नहीं आता. ठीक है, चलो. एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, अभी ये दोनों क्या है? ये तो अभी हमने क्या देखा? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर में क्या डिफरेंस है, क्या है वो देखना है. कंसीडर करो वो टैंक जो फिल्ड किया है वाटर के साथ, जैसे फिगर 2.7 में दिखाया है. किधर है फिगर 2.7? ये देखो, ये एक टैंक है यानी वेसल है जिसको वाटर से फिल किया है. आगे एज्यूम
एन इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर मतलब वो सिलेंडर सिर्फ समझने के लिए है, रियल सिलेंडर नहीं है। जब वो समझ लेंगे तो सिलेंडर हटा लेंगे वो लोग, तो उसका जो वॉल्यूम है सिर्फ उतना आपको ध्यान देना है। तो इमेजिन करो एक इमेजिनरी सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एरिया ए एंड हाइट है x2 माइनस x1 इक्वल टू h। आप देख सकते हो x2 अपर हाइट है, मतलब अपर ये सरफेस एरिया है, और x2 बॉटम है, x1 ऊपर है, x2 नीचे है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 वो h है, और एक बॉटम एरिया आया, एक टॉप एरिया आया। आगे बीइंग द हाइट मेजर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ये x2 और x1 दो रेफरेंस पॉइंट से हाइट मेजर की है। Being a height measure from the reference point, height increases upward। जैसे जैसे हम बेसमेंट से ऊपर जा रहे हैं, बेसमेंट मतलब एकदम बेस लेवल से ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब x2 बड़ा होगा, x1 छोटा होगा। द वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर, अभी सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितने कितने हैं। फर्स्ट फोर्स F1 एक्ट डाउनवर्ड एट द टॉप सरफेस, मतलब F1 जो फोर्स हो रहा है वो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड इज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबोव द सिलेंडर। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, टॉप सरफेस के ऊपर जो एयर कॉलम है, नॉट एयर कॉलम, वाटर कॉलम, सॉरी, टॉप सरफेस के ऊपर जो वाटर कॉलम है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। यहाँ का जो लिक्विड है, ये लिक्विड इतना सा, ये लिक्विड ऊपर टॉप सरफेस पे F1 फोर्स लगा रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक फोर्स हो गया, F1 force acts downward at the top of the cylinder and due to the weight of a water column above the cylinder. F2 act upward at the bottom surface of the cylinder and is due to the water below the cylinder. अभी वाटर है, काम सरफेस है वाटर का, तो इधर भी एक कॉलम बनेगा। ये कॉलम का जो लिक्विड है ये इस सिलेंडर को ऊपर पुश कर रहा है। थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, बट फैक्ट है। अगर आप पानी में मिडल पे हो, पानी के अंदर मिडल पे हो, तो ऊपर से भी आपको प्रेशर आ रहा है, ऊपर जितना पानी है वो, और नीचे से भी आपको प्रेशर आता है जितना नीचे पानी है। अगर ऊपर का पानी ज्यादा है तो आपको डाउनवर्ड पुल ज्यादा मिलेगा, और नीचे पानी ज्यादा है तो अपवर्ड पुल आपको ज्यादा मिलेगा। साथ में आपका वेट भी मैटर कर रहा है। अभी तक हमने वेट को कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए टॉप सरफेस को ऊपर से प्रेशर मिल रहा है, F1 फोर्स या फोर्स मिल रहा है, और बॉटम लेयर को नीचे से फोर्स मिल रहा है F2, जो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर, ऑन द नहीं होना चाहिए, ऑफ द वाटर होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द वाटर एनक्लोज इन द सिलेंडर इज mg। अब सिलेंडर के अंदर भी लिक्विड है, सेम लिक्विड है वाटर, तो उसका वेट कितना होगा mg। तो सिलेंडर के अंदर का लिक्विड जो है वो सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज mg, वेयर m इज अ मास ऑफ वाटर इन अ सिलेंडर एज अ वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये बड़े से वेसल के अंदर का लिक्विड और उस सिलेंडर के अंदर का लिक्विड, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोला है। स्टैटिक मतलब रेस्ट इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब सिर्फ सिलेंडर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। द फोर्स ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस्ड, द बैलेंस ऑफ दिस फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, अब कितने फोर्सेस नीचे जा रहे थे और कितने ऊपर जा रहे थे। ये सिलेंडर अगर धीरे धीरे नीचे नहीं जा रहा है, मान लो ये सिलेंडर धीरे धीरे नीचे नहीं जा रहा है और इसी जगह पे होल्ड कर रहा है, हमें क्या लगता है सिलेंडर नीचे जाना चाहिए, बट वो लोग क्या बोले, सिलेंडर इसी जगह पे बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब सिलेंडर पे ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स इक्वल है। ऊपर से कौन से दो फोर्स है, F1 प्लस mg, जो सिलेंडर को नीचे धकेल रहा है, और नीचे से फोर्स है F2 जो सिलेंडर को ऊपर पुश कर रहा है। मतलब F1 प्लस mg इक्वल टू F2। चेक करके देखते हैं और रुकते हैं। F2 इक्वल, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा नीचे की तरफ से, नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है ना। F2 इज अ नॉर्मल फोर्स ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम सरफेस ऑन द सिलेंडर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके सर, ओके, सो F2 इज दैट काइंड ऑफ फोर्स जो लिक्विड कॉलम जो सिलेंडर के नीचे है वो ऊपर पुश कर रही है सिलेंडर को, और सिलेंडर उन्होंने बैलेंस कंडीशन में बोला है, स्टेटमेंट में वहीं पे बैलेंस लिख लिया, इसलिए हम बैलेंस कर रहे हैं। अदरवाइज हमें पता है कोई भी ऐसा सिलेंडर पानी में नीचे सेटल डाउन होता है,
बट उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर एनक्लोज इन अ सिलेंडर इज mg, where m is mass of the water in a cylinder. As the water is in a static equilibrium, the force on the cylinder are balanced. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और बैलेंस कंडीशन में F2 इक्वल टू F1 प्लस mg होगा, ठीक है। तो अब हम लोग खाली एक फॉर्मूला बना के छोड़ देते हैं। F2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, F2 की जगह पे लिखेंगे P2A, प्रेशर एट पॉइंट 2, मतलब P2 इंटू A। F1 की जगह पे लिखेंगे P1A, और mg तो mg रहने वाला है। अब m मास कितना है वो पता नहीं, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पर लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज x2 माइनस x1। तो फाइनली वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, यानी x2 माइनस x1 आया, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इक्वल टू मास आया। अब ये तीनों फॉर्मूले, ये मास का फॉर्मूला आपको यहां पर लगेगा, फिर ये F2 का फॉर्मूला आपको इधर लगेगा, और F1 का फॉर्मूला आपको मिडल पे लगेगा। तीनों लगने के बाद फॉर्मूला क्या बन रहा है फाइनली वो देख लो। P2A इक्वल टू P1A प्लस रो इंटू A इंटू G इंटू x2 माइनस x1। सब में से A कैंसिल करो, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो G x2 माइनस x1। ये हमारा अभी तक का फाइनल फॉर्मूला है। P2 क्या है, बॉटम प्रेशर ऊपर की तरफ, P1 क्या है, टॉप प्रेशर नीचे की तरफ, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो वाटर भी है और सिलेंडर के अंदर का भी वाटर है वो दोनों, जी क्या है, ग्रेविटी, x2 माइनस x1 क्या है, वो डिफरेंस जो सिलेंडर का है वो। ठीक है, चलो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसा बाय बेटा।